हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल BU स्टडी पॉइंट। आज हम देख रहे हैं BA थर्ड सेमेस्टर की फिजिकल एजुकेशन की यूनिट फर्स्ट का पार्ट सेकंड, जिसके टॉपिक्स रहेंगे ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। इसमें हमें ब्रीफ मतलब संक्षिप्त में, मतलब छोटे फॉर्म में, शॉर्ट में हमें डिस्क्रिप्ट करना है किसको, सेल को, टिश्यू को, ऑर्गन को एंड ऑर्गन सिस्टम को। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये सब्जेक्ट जो है ये बायोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, हम इसे फिजिकल एजुकेशन के दायरे में पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए हमें इसमें ब्रीफली ही जो है एक्सप्लेन करना है इन टॉपिक्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सेल से शुरू करेंगे। द सेल, इट इज कॉल्ड द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को क्या कहा जाता है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। मैनी सेल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। और बहुत सारी सेल्स मिलकर एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्रिएट करती हैं, और जिसे वो एक साथ मिलकर क्या करती हैं? लाइफ फॉर्म को क्रिएट करती हैं। एक सेल को हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, और जब बहुत सारी सेल्स कंबाइंड हो जाती हैं तब वो एक ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करती हैं। जैसे कि हम हो गए, ह्यूमंस या फिर प्लांट्स, ये क्या होते हैं? ये ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से बने होते हैं। कॉम्बिनेशन मतलब मिक्सचर, बहुत सारी सेल कंबाइंड होती हैं और एक ऑर्गेनिज्म को जो है फॉर्म करती हैं, या फिर लाइफ फॉर्म को भी फॉर्म करती हैं। सेल कितनी टाइप की होती हैं, अब हम ये देख लेते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनिज्म। कितने प्रकार के होते हैं सेलुलर ऑर्गेनिज्म? दो प्रकार के। एक होते हैं यूनिसेलुलर, दूसरे होते हैं मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये दो प्रकार के होते हैं सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, उन्हें हम जान लेते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, देखिए यूनि मतलब होता है सिंगुलर। क्या होता है? सिंगुलर। इसमें हम यूनि से ही समझ सकते हैं कि इसमें सिंगल जो शब्द है वो इस्तेमाल होने वाला है। इसका मतलब है अ सिंगल सेल इज कॉल्ड एज यूनिसेलुलर। एक सिंगल सेल को हम यूनिसेलुलर कहते हैं। मीन्स दे कंसिस्ट ओनली वन सेल। इसका मतलब है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा उसके अंदर सिर्फ एक सेल प्रेजेंट होगी, और वही उसका बॉडी स्ट्रक्चर जो है डिफाइन करेगी। जैसे इसका एग्जाम्पल है अमीबा। अमीबा कुछ इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है। उसमें सिर्फ एक सेल प्रेजेंट होती है, वो सिर्फ एक सेल का बना होता है। उसे हम क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है रखते हैं। फिर हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर लेते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी से आप समझ गए होंगे कि इसमें एक सेल नहीं आती है, एक से ज्यादा, और मतलब कई गुना ज्यादा सेल्स आती हैं। लार्ज नंबर ऑफ सेल्स जो है इसमें इंक्लूड होती हैं। तो चलिए अब हम इसे भी देख लेते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ सेल। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ सेल से बने होते हैं, और उन्हें हम कहते हैं मल्टी सेलुलर। क्या कहते हैं हम? मल्टी सेलुलर। देखिए, मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है कि मल्टी सेलुलर मतलब क्या है? कंसिस्ट ऑफ वन प्लस सेल, मतलब एक से ज्यादा सेल होगी इसमें, तो ये क्या होंगी? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाएंगे। और इसके एग्जाम्पल हैं प्लांट्स एंड ह्यूमन। प्लांट्स एंड ह्यूमन जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल्स होते हैं, क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी होती है या प्लांट होती है, इनमें जो सेल प्रेजेंट होती हैं ये कई गुना सेल्स प्रेजेंट होती हैं, करोड़ों में सेल्स प्रेजेंट होती हैं। आपकी बॉडी में हर जो आपकी स्किन है उसके फॉर्मेशन में करोड़ों सेल्स जो है प्रेजेंट होती हैं। तो इसीलिए हम किस कैटेगरी में आते हैं? हम आते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में। ह्यूमन एंड प्लांट मैंने एग्जाम्पल दिया है, बट जितने भी जो बिग लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सब में जो है मल्टी सेलुलर होते हैं। जैसे कि ह्यूमन ले लीजिए, प्लांट्स ले लीजिए, एनिमल ले लीजिए, और भी जितने जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि माइक्रोस्कोपिक एबिलिटी के बिना देखे जा सकते हैं, वो मल्टी सेलुलर होते हैं। अब हम सेल की कुछ देख लेते हैं, क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ क्लियरली कि सेल का डायग्राम आपसे ज़रूर पूछा जाएगा एग्जाम में। ये एक बेसिक क्वेश्चन होता है। जब मैंने पेपर दिए थे तो मेरे में भी ये क्वेश्चन आया था कि आपको सेल को डिफाइन करना है और एक डायग्राम भी ड्रॉ करना है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, पीडीएफ के समय में ये डायग्राम जो है ब्लर आ गया है, तो मैं इसको यहाँ पे दोबारा आपके लिए थोड़ा सा बना दूंगी। देखिए, हमें कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम बायोलॉजी के अंतर्गत इसे नहीं पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम एक बेसिक डायग्राम जो है क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सेल में होता क्या क्या है। सबसे पहले देखिए, न्यूक्लियस होता है, सेल वॉल होती है, साइटोप्लाज्म होता है और प्लाज्मा होता है। ये चार चीज़ें जो हैं एक
बेसिक सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अगर हम ये बेसिक बात कर रहे हैं, बेसिक चीज़ें जो हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। इसके आगे अगर आप बायोलॉजी में देखें तो वो एक्सट्रीम लेवल काफ़ी चीज़ें जो हैं प्रेजेंट होती हैं सेल के अंदर। उन चीज़ों के बारे में अभी हम खास बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बेसिक बात कर रहे हैं, तो हम उसी के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया था, मैं दोबारा बना देती हूँ उसे ज़रा। तो देखिए डायग्राम मैंने कुछ इसी प्रकार का बनाया था। देखिए सेल का कोई डेफिनेट शेप या साइज नहीं होता है, तो आप उसे थोड़ा सा फ्लेक्सिबल डायग्राम भी आप बना सकते हैं, बट आप प्लीज़ बिल्कुल गोल या फिर बिल्कुल स्क्वायर मत बनाइएगा, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके आप उसे बना सकते हैं। तो देखिए सबसे अंदर जो प्रेजेंट है, ये जो बॉल आपको दिखाई दे रही है, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। ये जो सबसे अंदर जो आपको बॉल दिख रही है, इसे कहा जाता है न्यूक्लियस। और फिर ये जो इसके अंदर का जो पार्ट होता है, इधर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और उसके अंदर छोटे छोटे से बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो है घूमते रहते हैं उस फ्लूइड में। फ्लूइड जैसे पानी जैसी चीज़ आप समझ लीजिए, उसके अंदर होते हैं, उन्हें माइक्रोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। लेकिन मैंने आपको बताया जैसे कि हम बेसिक पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैंने आपको वो चीज़ नहीं बताई। तो ये न्यूक्लियस हो गया, देन ये साइटोप्लाज्म हो गया, और फिर ये जो आपको ये वाली लेयर दिख रही है, जो ये वाली लेयर है, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। देन उसके बाद ये जो सबसे लास्ट लेयर है, इसे हम सेल वॉल कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, सबसे अंदर का जो है वो है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। देन ये अंदर का फ्लूइड पार्ट जो होता है, ये साइटोप्लाज्म है। देन ये वाली जो लेयर है, ये जो ऊपर दिख रही है, ये वाली जो वॉल है, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है, इस वाली वॉल को। और सबसे जो लास्ट वॉल है, इसे हम सेल वॉल कहते हैं। तो ये इसका बेसिक डायग्राम है सेल का। मैं आपको इसे और अच्छे से समझा सकती थी, क्योंकि प्रॉब्लम ये हुई कि ब्लर हो गया है वो डायग्राम, दैट्स वाई थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो गई मेरे लिए, और इसीलिए मुझे ये डायग्राम बना के आपको दिखाना पड़ा। मैं सोच रही हूँ कि आपको चीज़ अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्या किस प्रकार से होता है। सबसे पहले सबसे अंदर क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, देन साइटोप्लाज्म, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन सेल वॉल। और मैं आपको बता दूं कि जो सेल वॉल है वो हर एक ऑर्गेनिज्म में नहीं प्रेजेंट होती है, ये प्लांट्स में बेसिकली जो है प्रेजेंट होती है, ताकि ये जो है फॉरेन सेल्स हैं उनसे जो है अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। जो फॉरेन मटेरियल अगर इनके अंदर एंटर करने की कोशिश करते हैं, तो उससे जो सेल वॉल होती है वो प्रोटेक्ट कर सके अपने आप को, जो उसका न्यूक्लियस है उसको। तो ये बेसिकली जो सेल वॉल होती है, ये प्रेजेंट होती है प्लांट्स सेल के अंदर। ह्यूमन सेल के अंदर जो है ये चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके अंदर कई और चीज़ें जो हैं बायोलॉजी के पर्सपेक्टिव में देखें तो प्रेजेंट होती हैं। तो यही रहा हमारा सेल के बारे में, जो जो चीज़ें हमें समझनी थी, पढ़नी थी, उन सबको हमने जान लिया है। तो आप इस डायग्राम को देख सकते हैं, जिन लोगों को थोड़ा कम समझ में आया हो। देखिए सबसे अंदर मैंने लिख दिया है, सबके जो है फर्स्ट लेटर मैंने नाम का लिख दिया है। देखिए सबसे अंदर प्रेजेंट है न्यूक्लियस, देन साइटोप्लाज्म, यहाँ पर जो फ्लूइड बहता रहता है, इसके अंदर जो फ्लूइड जो है घूमता रहता है वो है साइटोप्लाज्म, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और लास्ट क्या है, सेल वॉल। यही इसका इस तरीके का डायग्राम बनेगा। आपको इन चीज़ों के नाम जो है अपने डायग्राम में मेंशन ज़रूर करने हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक डायग्राम बनाकर आ जाएं, क्योंकि देखिए जब आप एक बेसिक डायग्राम क्रिएट कर रहे हैं तो आपको उसमें चीज़ों को मेंशन करना ज़रूरी होगा। तो इन चीज़ों को आप याद कर लीजिए, अपने हिसाब से आप एक डायग्राम क्रिएट कर लीजिए, या फिर आप गूगल पे जाके सर्च कर लीजिए, बेसिक डायग्राम ऑफ सेल आपको मिल जाएगा। और कुछ इसी प्रकार से आपको डायग्राम को बनाना है, और चीज़ों को इसी प्रकार से इंडिकेट करते हुए लिख देना है कि ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये सेल वॉल। चलिए, तो अब हमें सेल के बारे में काफ़ी कुछ जो है पता चल चुका है और हमने समझ लिया है। अब हम चलते हैं टिश्यू पर। अब हमें टिश्यू के बारे में पढ़ना है। टिश्यू, टिश्यूज आर प्रेजेंट इन द मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स। टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होते हैं? टिश्यू एक मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। मल्टी सेलर आपको पता है ना, अभी हम पढ़ के आए हैं कि मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनमें
एक या एक से ज़्यादा सेल प्रेजेंट होती है, मतलब एक से ज़्यादा सेल प्रेजेंट होना मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होना होता है। फॉर डूइंग सम काइंड ऑफ स्पेसिफिक फंक्शन, और ये किस लिए होते हैं, किसी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ईच टिश्यू हैव अ स्पेसिफिक प्लेस इन द बॉडी ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और हर एक टिश्यू की एक स्पेसिफिक प्लेस होती है एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। द क्लस्टर ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यूज, और क्लस्टर ऑफ सेल को ही हम टिश्यू कहते हैं, मतलब जो झुंड कह लीजिए या फिर जो एक साथ जो इतनी सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं उनको ही जो है हम टिश्यू कहते हैं। बहुत सारी सेल्स जब एक साथ प्रेजेंट होती हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, टिश्यूज, उन्हें टिश्यूज कहा जाता है। फंक्शन डन बाय टिश्यूज इज कॉल्ड एज डिवीजन ऑफ लेबर, और जो फंक्शन टिश्यूज द्वारा परफॉर्म किया जाता है उसे डिवीजन ऑफ लेबर कहा जाता है। बिकॉज ईच सेल डू दे इट्स स्पेसिफिक वर्क, क्योंकि इसमें हर एक स्पेसिफिक सेल अपना स्पेसिफिक काम करती है बॉडी के लिए या बॉडी के अंदर। ये चीज़ें जो हैं टिश्यू के अंदर आती हैं। क्या सबसे पहले है कि ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये क्लस्टर ऑफ सेल्स से बने होते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स से जो है टिश्यू बने होते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स को ही मान लीजिए टिश्यू कहा जाता है। यही यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि क्लस्टर ऑफ सेल्स को टिश्यू कहा जाता है। सबसे पहला है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं और क्लस्टर ऑफ सेल्स को ही टिश्यू कहा जाता है। इनका फंक्शन होता है बॉडी में स्पेसिफिक काम होते हैं इनके अलग अलग, मतलब हर एक सेल का एक स्पेसिफिक काम होता है और इनके काम को क्या कहा जाता है, डिवीजन ऑफ लेबर कहा जाता है। अब हम टाइप ऑफ टिश्यूज देख लेते हैं। हम इनके सिर्फ नाम ही देखेंगे क्योंकि हमें ब्रीफ में ही जो है इंट्रोडक्शन आपको देना है इन सब चीज़ों का, कोई डिटेल तो देना नहीं है, तो हम बेसिक बेसिक पढ़ रहे हैं। टिश्यू के टाइप्स, एक होते हैं मसल टिश्यू, दूसरे होते हैं ब्लड टिश्यू। मसल टिश्यू एंड ब्लड टिश्यूज, और ब्लड, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कनेक्टिव टिश्यूज कहा जाता है। इन दोनों को कनेक्टिव टिश्यूज कहा जाता है। दो प्रकार के होते हैं, एक मसल होते हैं और एक ब्लड टिश्यूज होते हैं। इन्हें कनेक्टिव टिश्यूज कहा जाता है। अब हम ऑर्गन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। देयर आर मैनी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स इन अ ह्यूमन बॉडी। देखिए बहुत सारे जो हैं ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। अगर आप पिछली वीडियो जो है पार्ट 1 देख कर आए हैं तो आपको ये चीज़ें समझने में आसानी हो रही होगी, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ। मैं खुद एक कोई बायोलॉजी की स्टूडेंट हूँ नहीं हूँ, तो मेरे लिए भी जब मैंने ये नोट्स अपने लिए बनाए थे तो थोड़ा टफ हो रहा था, क्योंकि 10th के बाद से तो पढ़ी ही नहीं है साइंस। तो उन्हीं के लिए ये मैंने स्पेसिफिकली ये वीडियो बनाई है कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, मतलब रिवीजन हो जाए आपकी चीज़ों का, और कुछ नहीं है। तो देखिए ऑर्गन्स जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। सो देयर आर मैनी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स इन अ ह्यूमन बॉडी। सम ऑफ देम आर हार्ट, लंग्स, ब्रेन, स्टोमक, यूट्रस एक्सेट्रा। देखिए बहुत सारे जो ऑर्गन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, जैसे कि हार्ट, लंग, ब्रेन, स्टोमक एंड यूट्रस। और हम इन्हें क्यों पढ़ते हैं? अगर हम फिजिकल एजुकेशन के अंदर इन्हें पढ़ रहे हैं तो हमारा मेन मोटिव है इनके फंक्शन एंड स्ट्रक्चर को समझना, और इसमें आपके सिलेबस में हार्ट के जो फंक्शन एंड स्ट्रक्चर्स है उसको डिटेल में डिफाइन किया गया है। बाकी चीज़ें आपको जानने की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में दिया भी नहीं गया है और इतना पूछा भी नहीं जाएगा। तो ऑर्गन्स के अंदर हमें यही जानना था कि हमारी जो बॉडी है उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स जो है प्रेजेंट होते हैं एक ह्यूमन बॉडी के अंदर, क्योंकि हम यहाँ पे ह्यूमन एटोनॉमी एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात कर रहे थे लास्ट पार्ट में। जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है उन्हें नहीं समझ आएगा कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या है, या फिर अगर आपको पता है तो आप समझ गए होंगे कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में क्या होता है। एनाटॉमी में हम स्ट्रक्चर देखते हैं और फिजियोलॉजी में हम फंक्शन देखते हैं। किस चीज़ का फंक्शन एंड स्ट्रक्चर देखते हैं, अब आप ये मुझे कमेंट में बताएंगे। ऑर्गन्स ये होते हैं और हमें इसके अंदर यही चीज़ें जो हैं पढ़नी होती हैं कि क्या किसका काम होता है, और आपके में हार्ट को डिस्क्राइब किया गया है। तो
अब हम ऑर्गन सिस्टम को जान लेते हैं। ये आपके सिलेबस में काफ़ी अच्छे से बताया गया है और हर एक यूनिट आप देख सकते हैं कि ऐसे ही बेस्ड है कि सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इसलिए इसको मैंने थोड़ा डिटेल में बताया है, थोड़ी चीज़ों को एक्सप्लेन करा है, क्योंकि आपके पेपर में आप सीधे क्वेश्चन देख सकते हैं ऑर्गन सिस्टम से रिलेटेड कि ऑर्गन सिस्टम को जो है आप डिस्क्राइब कीजिए और कितने तरीके के होते हैं उन्हें भी डिस्क्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑर्गन सिस्टम। देयर आर 12 इम्पॉर्टेंट सिस्टम इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर 12 इम्पॉर्टेंट सिस्टम्स होते हैं। सबसे पहला है सर्कुलेटरी सिस्टम, फिर डाइजेस्टिव, फिर इंटरग्यूमेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, और फिर है रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप कहेंगे ये तो 10 ही हैं। देखिए मैंने इसमें 2 और ऐड करे थे आगे, यहाँ पे मैं लिख नहीं पाई थी क्योंकि यहाँ पे पहले मैंने लिखे नहीं थे और फिर मुझे पता चला था तो मैंने उन्हें भी ऐड कर दिया था। मैं उनके भी आपको नाम बता देती हूँ, पहले इन्हें डिटेल में जानेंगे एक एक करके। 11th नंबर है एंडोक्राइन सिस्टम और फिर लास्ट है 12th इम्यून सिस्टम। तो इन्हीं 12 जो ऑर्गन सिस्टम्स है इनके बारे में हमें पढ़ना है एक एक करके। अब हम इन्हें थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या चीज़ किस चीज़ के लिए काम करती है या क्या सिस्टम जो है किस चीज़ के लिए काम करता है। तो चलिए सबसे पहला जो है हमारा वो है इंटीग्यूमेटरी सिस्टम। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द बॉडी। ये कौन सी लेयर होती है या कौन सा सिस्टम होता है जो कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द बॉडी कहलाता है? इंटीग्यूमेटरी। इट्स कॉल्ड एज प्रोटेक्टिव लेयर, और इन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव लेयर कहते हैं। इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर एंड इट कंसिस्ट स्किन, नेल्स एंड हेयर। और इसे हम आउटर मोस्ट लेयर कहते हैं बॉडी की और प्रोटेक्टिव लेयर कहते हैं। जो इंटीग्यूमेटरी सिस्टम्स होते हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? नेल्स, स्किन्स एंड हेयर जो हैं इसके कंपोनेंट होते हैं। और ये क्या करता है? हमारी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट एंड मेंटेन करता है और हमारी बॉडी को जो है वो प्रोटेक्ट करता है आउटर इन्वायरमेंट से। जो आउटर इन्वायरमेंट होता है उससे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है और हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है इंटीग्यूमेटरी सिस्टम। नेक्स्ट है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम, इट कंसिस्ट बोन्स दैट सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द बॉडी। इसमें क्या होता है? स्केलेटल से ही आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या प्रेजेंट होती हैं? बोन्स प्रेजेंट होती हैं, बोन्स जो कि हमारी बॉडी को सपोर्ट करती हैं और उसे प्रोटेक्ट करती हैं। देखिए अगर हमारी बॉडी में बोन्स प्रेजेंट नहीं होंगी तो हमारा जो बॉडी है वो फॉर्मेशन कैसे होगा? जो ऑर्गन्स हैं उन्हें सपोर्ट कैसे मिलेगा? कि मतलब वो जैसे प्रेजेंट है हमारी बॉडी के अंदर, तो कहीं केस तो है, जैसे हमारी बॉडी जो है उसमें एक केस टाइप का है, तो उसके अंदर हमारे ऑर्गन सब प्रेजेंट होते हैं, हमारा फ्लैश, ये सब चीज़ें जो हैं, और ये हमारी स्किन, ये किस पे है प्रेजेंट? किसके ऊपर टंगी हुई है? किसके ऊपर? बोन्स के ऊपर। तो बोन्स जो हैं वो हमारी बॉडी को सपोर्ट करती हैं और उसे प्रोटेक्ट भी करती हैं। तो इसीलिए इसमें बताया गया है कि इसमें बोन्स कंसिस्ट होती हैं और ये हमारी बॉडी को सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट करती हैं। बोन प्रोड्यूस बोन्स ब्लड सेल्स इन बोन मैरो, और बोन्स में जो ब्लड सेल्स जो है प्रोड्यूस होते हैं वो बोन मैरो के अंदर होते हैं। फिर है मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम से आप समझ गए होंगे कि इसमें मसल्स की बात है। इट कंसिस्ट मसल्स फॉर मूवमेंट ऑफ द बॉडी। इसमें हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं? मस्कुलर सिस्टम के अंदर हमारे मसल्स प्रेजेंट होते हैं जिससे हम अपनी बॉडी को मूव कर पाते हैं। द टाइप ऑफ मसल्स आर, कुछ मसल्स के टाइप हैं जैसे स्केलेटल, कार्डियक एंड स्मूथ मसल्स। मसल्स की मदद से हम अपनी बॉडी को मूव कर पाते हैं। चीज़ें होती हैं जो भी जैसी चीज़ें हैं उन्हें हम उठा पाते हैं, किसी भी चीज़ को कैरी कर पाते हैं, किसी भी चीज़ को खींच पाते हैं। ये सब किसकी मदद से होता है? ये मसल्स की मदद से जो है हम कर पाते हैं। और ये इसके टाइप्स हैं जैसे स्केलेटल, कार्डियक एंड स्मूथ। फिर आता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, इट कंसिस्ट ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है और नर्व्स होता है, मेकिंग अप द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। देखिए नर्वस सिस्टम, हमारी नर्व्स, जैसे कि आप अपने हैंड को मूव कर सकते हैं जहां आप चाहें, अपने हेड को मूव कर सकते हैं जहां आप चाहें। कैसे होता है ये? जो हमारा ब्रेन है वो सिग्नल देता है पूरी बॉडी को
कि हमें कहाँ मूवमेंट करनी है, कैसे अपने हैंड को मूव करना है, कैसे अपने लेग को मूव करना है, इन सब का सिग्नल जो है वो हमें ब्रेन देता है। देन ये स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में जो है सिग्नल पहुंचते हैं। तो ये हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर आता है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आपके नर्व्स सही नहीं होंगे तो आपकी बॉडी तो अनइवन वर्क करेगी। तो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम ऑफ द बॉडी। देखिए इंपॉर्टेंट तो सभी होते हैं, हम ऐसे नहीं कह सकते कि एक को अगर हम हटा दें, तो ऐसे नहीं होता है, बराबरी से सब इम्पॉर्टेंट होते हैं। लेकिन ब्रेन का देखिए आपके सबसे ज़्यादा जो है काम होता है, क्योंकि अगर आप किसी ह्यूमन को देखें जो थोड़ा मेंटली डिसेबल्ड होता है, उसके लिए वो कितना प्रॉब्लमेटिक क्रिएट हो जाती हैं कि मेंटली वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो वो चीज़ें प्रॉब्लमेटिक होती हैं। इसीलिए इसे हम कह सकते हैं कि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। देन है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी से आप समझ गए होंगे कि सर्कुलेशन है, और सर्कुलेशन किसका होगा बॉडी में? ब्लड का होगा। ब्लड है हमारी बॉडी में, तो वो सर्कुलेट होता है ऑल द बॉडी पार्ट्स पर। सारे ही बॉडी पार्ट्स में क्या होता है? ब्लड का सर्कुलेशन होता है। इट कंटेन हार्ट, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। और इसमें क्या प्रेजेंट होता है? हार्ट, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, जो कि क्या करती हैं? ब्लड को पंप करती हैं अराउंड द बॉडी। पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करती हैं ये सारे ऑर्गन्स। ऑर्गन्स मतलब हार्ट है ऑर्गन, और उनसे ये सब चीज़ें कनेक्टेड हैं, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। इसके बारे में अभी हम आगे भी देखेंगे, जो आपकी यूनिट आने वाली है ये आगे 3rd यूनिट में आपको इसके बारे में पढ़ना है, जहाँ पे आपको हार्ट के बारे में पढ़ना होगा कि कैसे क्या वर्क होता है, हार्ट में कितने चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं एंड ऑल, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? ब्लड के सर्कुलेशन की बात होती है, और ये हमारी बॉडी में क्या करती है? ब्लड को पंप करती है। फिर आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी से आप समझ गए होंगे कि सांस लेने की बात हो रही है, ऑक्सीजन इनटेक एंड एक्सहेल की बात हो रही है। डिलीवर्स द ऑक्सीजन टू द ब्लड एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या काम होता है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं या ब्लड सेल्स होती हैं उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, और हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को एग्जिट करता है या एक्सेल करवाता है। ये किसके थ्रू होता है? ये हमारी नोज के थ्रू होता है, और फिर हमारी जो लंग्स होते हैं उनके थ्रू होता है। मतलब नोस्ट्रल से लंग्स में हवा जाएगी और ऑक्सीजन जो है वो इनटेक हो जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर दिया जाएगा एक्सेल के थ्रू। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आता है। फिर आता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब डाइजेस्ट कैसे होगा? जब हम खाएंगे पेट में जाएगा तो डाइजेस्ट होगा फूड। तो डाइजेस्ट से आप समझ जाइए कि ये क्या है? पेट से रिलेटेड है, मतलब स्टमक से रिलेटेड है। तो क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर? डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोसेसेस एंड डाइजेस्ट फूड। क्या होता है इसमें? फूड को प्रोसेस और डाइजेस्ट किया जाता है। इट हेल्प्स इन द अब्जॉर्बिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और ये हमें न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में जो है मदद करता है। इसमें क्या होता है? डाइजेस्टिव से आपने फूड इनटेक किया, आपके स्टमक में जो है फूड गया, देन वो कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। वहाँ पे उसका जितना भी जो न्यूट्रिएंट्स होंगे, वाटर होगा, उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। देन फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाके उसको क्या कर दिया जाएगा? एक्सक्रीट कर दिया जाएगा, मतलब बाहर आपकी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल हो जाएगा उसे निकाल दिया जाएगा। तो क्या होता है इसमें? डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब किया जाता है, और वेस्ट को प्रोड्यूस किया जाता है। जो आपकी बॉडी का वेस्ट मटेरियल होता है, जो फूड जो आपके काम का नहीं है, उन्हें आपकी बॉडी से निकाला भी जाता है। मतलब निकाला तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर वेस्ट मटेरियल को। अब आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब एग्जिट, एक्सक्रीटरी एग्जिट, ऐसे आप समझ सकते हैं। इट्स द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। इसे हम ये प्रोसेस होती है एक्सक्रीशन के, मतलब अपनी बॉडी से जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं जो हमारे बॉडी को नहीं चाहिए, जो फूड हम इंटेक करते हैं उसमें जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको हमारी बॉडी से रिमूव करना। सो इट रिमूव्स द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, और ये हमारी बॉडी से क्या करता है? वेस्ट को रिमूव कर देता है। फिर आता है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम, इट कंटेन्स किडनी,
फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। यूरिनरी सिस्टम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? किडनी, जो कि हमारे वाटर को फिल्टर करती है और उसमें से जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती है और बॉडी को जितनी वाटर की ज़रूरत होती है उसे एब्जॉर्ब कर लेती है फिल्टर करके, और फिर जो वेस्ट वाटर होता है उसको यूट्रस के थ्रू जो है यूरिन के थ्रू जो है रिलीज कर दिया जाता है। इट फिल्टर ब्लड एंड रिलीज यूरिन फ्रॉम द बॉडी। क्या होता है यूरिनरी सिस्टम में? यूरिन के थ्रू जो है हमारी बॉडी से वाटर के फॉर्म में वेस्ट निकल जाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है कि हमारे जो बॉडी से वेस्ट है वो सॉलिड फॉर्म में निकलता है, और यूरिनरी सिस्टम में वाटर फॉर्म में जो है जो भी हमारा वेस्ट होता है, वेस्ट वाटर जो प्रोड्यूस होता है उसे निकाल दिया जाता है। फिर नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इट कंटेन्स इन मेल्स एंड फीमेल एंड इट्स अ प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होता है और इसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस का जो है फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है एंडोक्राइन सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड्स एंड रेगुलेट बॉडी प्रोसेसेस। इट डिटेक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट हार्मोन्स। एंडोक्राइन सिस्टम का काम जो होता है वो होता है हार्मोन्स को डिटेक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट करना। जो बॉडी के अंदर हमारे चेंज होते हैं, जब हम एडोलेसेंस में आते हैं अपनी, तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत से ऐसे चेंज होते हैं कि आपने पढ़ा होगा, जब आप 10th स्टैंडर्ड में होंगे तब आपने इन चीज़ों को पढ़ा होगा। तो ये किस वजह से होते हैं? ये हमारे हार्मोनल चेंजेस की वजह से होते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड का या फिर एंडोक्राइन सिस्टम का क्या काम होता है? ये हमारी बॉडी में हार्मोन्स को डिटेक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब हमें लास्ट पढ़ना है इसका, जो कि है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम क्या होता है कि ये हमारी बॉडी में जो फॉरेन सेल आ जाती है उन्हें डिटेक्ट करता है और प्रोड्यूस करता है या रिलीज करता है इम्यून सेल को, ताकि हमारी बॉडी को क्या किया जा सके? प्रोटेक्ट किया जा सके। मतलब इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी में क्या काम करता है कि जैसे कि अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया आ गया, कोई वायरस आ गया, तो उसे ये डिटेक्ट करेगा और फिर इम्यून सेल्स को रिलीज करेगा, ताकि उस जो फॉरेन बैक्टीरिया या वायरस है उसको ख़त्म किया जा सके और बॉडी को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इम्यून सिस्टम का हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि देखिए जिनकी बॉडी में इम्यूनिटी उनकी कम होती है उनको बीमारी बहुत जल्दी हो जाती है। मतलब जैसे अगर किसी को जुकाम हुआ है तो उन्हें वो चीज़ बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि अगर उनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है तो वो चीज़ें उनको जल्दी कैच कर लेती हैं। क्योंकि किसी ने स्नीज किया और वो बैक्टीरियाज जो हैं उसके अंदर आपके वातावरण में आए और आपके अंदर तुरंत चले गए, और आपको मतलब आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि आप उससे लड़ पाएँ। तो इम्यूनो सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। चलिए, तो हमने सारे ही जो 12 ऑर्गन सिस्टम्स हैं इनको पढ़ लिया, सेल के बारे में पढ़ लिया, टिश्यूज़ के बारे में पढ़ लिया ब्रीफली, और बहुत अच्छे से मैंने आपको इन सब चीज़ों को पढ़ा दिया। अगर आपको इसमें कुछ इशू रहा हो, कोई चीज़ ना समझ आई हो, तो आप मुझे बता सकते हैं। जब हम अपनी नेक्स्ट यूनिट जो कि स्केलेटन सिस्टम है इसको स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो से, तो उसमें मैं आपको बता दूंगी अगर आपको किसी चीज़ में इशू रहेगा तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर उनका भी यही सब्जेक्ट है फिज़िकल एजुकेशन तो आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। इसमें मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ाया, अगर आपको ऐसा लगा है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप इन सब चीज़ों को पढ़ते रहिए। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आप पार्ट फर्स्ट भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट यूनिट हमारी रहेगी स्केलेटन सिस्टम, इसे भी मैं जल्द से जल्द स्टार्ट कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।